हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है ज्योग्राफी एमसीक्यू सुपर सीरीज, जिसके अंदर हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। इसमें से हमने लिए हैं टोटल 30 एमसीक्यू, जिसको हमने पूरे चैप्टर में जो है निचोड़ इससे निकल जाएगा। आप कंप्लीटली ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं। और सबसे अच्छी बात, दोनों मीडियम में मौजूद है, हिंदी और इंग्लिश। तो और एग्ज़ाम में भी आपको दोनों ही मीडियम देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती वो हिंदी में समझ में आ जाती हैं, या फिर हिंदी में नहीं समझ में आता तो वो हमें इंग्लिश में समझ में आता है। अब देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का एक प्रकार है जिसका वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर किया गया है। हमारा चैप्टर संसाधन एवं विकास है। संसाधन को कई आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे एक तो हमारा यही है समाप्यता के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, या और फिर एक विकास के स्तर के आधार पर। अब ये देखिए, हमसे क्या पूछा है कि समाप्यता के आधार पर जो है ना संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो 2 टाइप के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। अब और जो ऑप्शन है ना उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल देती ही हूँ। जैसे आपका बायोटिक और अबायोटिक, ये दोनों जो रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा है नेशनल एंड इंडिविजुअल, ये जो आपका बंटवारा हो रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। हालांकि इसके 4 भाग हैं, हम और क्वेश्चन जो आएगा हम उसमें देखेंगे। और चौथा ऑप्शन हमें दिख रहा है पोटेंशियल एंड रिजर्व्स, तो ये संभावी और संचित कोष, ये जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर ये विभाजन किया गया है। तो ये हमारा मेन आंसर तो ये बी है, बाकी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, मतलब संभावित संसाधन क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि विकास के स्तर पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर हमसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी है, सिंपल हमें डेफिनेशन बताना है कि संभावित संसाधन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रीप्रोड्यूस, ऐसे रिसोर्सेज जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज तो होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर नवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ऐसा संसाधन जो कि किसी क्षेत्र में है तो लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है। तो इस टाइप के ही रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि संभावित संसाधन बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और उसके उपयोग के लिए गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, उस टाइप के रिसोर्सेज को हम कहते हैं विकसित संसाधन या फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज। और उसके बाद नेक्स्ट दिया है, दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वे चीज़ें जो कि निर्जीव चीज़ों से बनी है, तो वो किस टाइप का होता है, आपका अबायोटिक रिसोर्सेज या फिर अजैव संसाधन उसे बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर मेन आंसर क्या था, पोटेंशियल रिसोर्सेज को लेकर। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि किसी रीजन में पाया तो गया है, वो है तो, लेकिन अभी तक हमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर से अधिक के समुद्री संसाधन को निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। मतलब किसी हर कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, तो 200 किलोमीटर से बियॉन्ड अगर कोई भी, मतलब हर कंट्री से 200 किलोमीटर बियॉन्ड के बाद जो भी एरिया बच जाता है उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उस पर जो कंट्रोल होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन पर कंट्रोल करती हैं, और उस टाइप के रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज या फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अब ये देखो, संसाधन का जो बंटवारा है ना, ये आपके स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व के आधार पर बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
चार भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में हमें तो पता चल गया यहीं से। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है, जिस पर नाम से पता चल रहा है, जिस पर किसी पर्सनल व्यक्ति का हक है, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है पर्सनल, तो वो व्यक्तिगत संसाधन में हो जाएगा। कम्युनिटी के अंदर है, पार्क है, तालाब है, शमशान है, कब्रिस्तान है, ऐसी चारागाह, स्पेशल एग्जाम्पल में पूछते हैं आपसे, तो चारागाह एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पर गाँव के सारे लोग अपने पशुओं को चरा सकते हैं, तो वो भी एक सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन क्या, हमारी सड़कें हैं, रेल है, इस पर पूरे देश वालों का हक है। आगे चलते हैं, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है ना। संसाधन को उसकी उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव तरीके के संसाधन में बांटा गया है। जैव आपका बायोटिक जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज है जिसमें कुछ ना कुछ मतलब लिविंग है, ठीक है ना, मनुष्य हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, मछली हो गए, तो जिसमें भी जान है ना वो बायोटिक है। और अबायोटिक वो चीज़ें हैं जो कि निर्जीव चीज़ों से बनी है, लाइक मिट्टी है, हवा है, पानी है, मेटल है, पत्थर है, ये सारे के सारे आपके अबायोटिक के अंदर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मटेरियल्स इन विच द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। पर्यावरण में मौजूद ऐसे संसाधन जो कि मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। पर्यावरण में ऐसे संसाधन जो कि मौजूद हैं और मानव आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो कहा जाता है आपका स्टॉक, यानी कि भंडार। जो हम डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये आपका जो स्टॉक है ना वो आपके ऐसे रिसोर्सेज है जो कि मतलब ह्यूमन नीड्स को फुलफिल तो कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसकी वजह से हम उसका उपयोग कर पाएँ। अब एग्जाम्पल में जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम एज ए ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ, तो इस टाइप के संसाधन को क्या कहा जाता है, स्टॉक। इन फ्यूचर क्या पता हम कर पाएँ, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर हम इसको स्टॉक मानते हैं। अब दूसरा जो आपका संभावी संसाधन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, वे संसाधन जो किसी एरिया में मौजूद है लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया है, ठीक है ना। संभावी संसाधन आपका बेस्ट एग्जांपल है जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होता है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा, हवा भी तेज चलती है, तो पवन ऊर्जा, इन दोनों का संसाधन मौजूद है, लेकिन हमने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, उनके उपयोग की मात्रा और उनकी गुणवत्ता सारी निर्धारित हो चुकी है, वो विकसित हो गया। संचित कोष क्या होता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, फिर भी हमने इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित पैमाने पे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इसको सोच रहे हैं कि चलो अभी तो हमारे पास और अल्टरनेट चीज़ें हैं, जब ये नहीं होंगी तब हम उसको यूज़ करेंगे। लाइक हमारे यहाँ ना जो पानी, वाटर रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया जितना कि किया जा सकता है, तो उसको एज ए रिजर्व हमने स्टोर करके रखा हुआ, आप ये मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन का जो ओर है वो किस टाइप का एक संसाधन है। ये जो लोहा है ना वो आपसे पूछा हुआ है कि क्या वो रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो आपका लौह अयस्क गैर नवीकरणीय या फिर नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, बिकॉज इट कैन नॉट बी नेचुरली रिप्रोड्यूस। इसको बनाने में बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस्तेमाल हम जल्दी कर लेंगे, बनने में तो बहुत साल लग जाएंगे। तो इसी टाइप के रिसोर्सेज को तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और एग्जांपल आपका क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरी तरफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा से नेचुरली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, लाइक विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास से आप एनर्जी कर लो, तो वो सारे के सारे रिन्यूएबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ गिवन द अबव स्टेटमेंट। इन्होंने कहा है कि सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये कथन किसने दिया? एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है
जो कि गांधी जी ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी धरती पे ना हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। भारत के कौन से वाले क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स ये निकलते हैं ना, वो कहाँ से निकलते हैं? प्लेट्यू से, यानी पठारों से निकलते हैं। तो यहाँ पर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में भूमि क्षरण का कौन सा कारण है? भूमि क्षरण का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई आपका जो ज़मीन है उसको एक मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, जिसकी वजह से उसकी उर्वरता पर इफ़ेक्ट आ जाता है, मतलब उसमें चीज़ें फिर उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बहुत जगह होता है। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछते हैं कि कहाँ पर किस रीज़न की वजह से होता है। तो पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, उसका मेन रीज़न ओवर इरिगेशन है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। सिंचाई इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है ना, बारिश भी वहाँ पर हो ही जाती है अच्छी खासी। इस वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर मृदा अपरदन या फिर लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो 9th का आपका डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भूमि क्षरण या फिर मृदा अपरदन के लिए अति पशुचारण जिम्मेदार है? मतलब जहाँ पर ना लोग पशुचारण बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ऐसे जो आपके 2 स्टेट हैं वो आपको याद रखना है, दैट इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर खनन, माइनिंग की वजह से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है? तो वो आपका स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वैसे भी बहुत ज़्यादा माइनिंग का काम होता है। ठीक है, तो 11th का आपका सी ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसमें से कौन सी मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? ठीक है ना, तो कपास के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। और इसमें कपास सबसे अच्छा होता है, जिस वजह से इस काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनता है। ठीक है ना, ज्वालामुखी से जब लावा निकलती है तभी इस मिट्टी का निर्माण होता है। और यहाँ पर 2-4 चीज़ें मैं आपको और भी बता दूँ। ये मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी जो है ना, पानी जाएगा तो बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाएगा और सूखने पे इसमें दरार पड़ जाएगा। बाकी अच्छी बात यह है कि इस मिट्टी में नमी को रोकने की शक्ति है, जिस वजह से अगर बारिश कम भी हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, लेटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटेराइट मिट्टी किस चीज़ को उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है? तो यहाँ पर वैसे तो लेटराइट जो आपकी मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन उसमें काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना, चाय, कॉफ़ी, काजू, ये सब का प्रोडक्शन लेटराइट मिट्टी में काफ़ी बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर आपको लेटेराइट मिट्टी के लिए आपको चाय, कॉफ़ी और काजू 3 चीज़ों का नाम आप याद रख सकते हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है हमेशा ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर भी हो और भारी वर्षा भी हो। ठीक है, वहाँ पर ये मिट्टी बनती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना ये सब बहुत ज़्यादा होता है और आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका जो है ना, हम ईंट बनाने के लिए भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। एक और स्टेटमेंट लेकर आता है आपको इस क्वेश्चन को लेकर, द सॉइल फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग की प्रोसेस से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी भी आपका लेटेराइट मिट्टी ही है। नेक्स्ट है, आइडियल सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ द शुगर केन। गन्ने उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? ठीक है ना, कौन सी मिट्टी मतलब सबसे बेहतरीन मानी जाती है गन्ने को उगाने के लिए? दैट इज एलुवियल सॉइल। बोले तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है हमारे इंडिया के अंदर और ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। मतलब जितनी गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तर भारत को ना समझ लो पूरा कवर कर रखा है इस जलोढ़ मिट्टी ने।
इसमें पोटाश और लाइम जैसे मिनरल जो है मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसमें धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन फसलें हैं ना, रबी और खरीफ की फसलें, सबका प्रोडक्शन इसमें आसानी से हो जाता है। ये मिट्टी जो है राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के आधे हिस्से में पाई जाती है। मतलब जहाँ जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का विस्तार है जहाँ जहाँ पे, तो वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। नेक्स्ट है व्हाट इज मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया। अब गाइस आप ना एक काम किया करो, जैसे आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ ना, तो आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखा करो, या फिर क्या करती हूँ मैं आपको ये इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ना, तो आप उसे डाउनलोड करके अगर आप प्रिंट निकाल लेते हैं तो फिर तो वो भी आपका अच्छा काम आ जाएगा कि आप उसको प्रिंट निकाल के, और फिर जैसी जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उसको आप यहीं पे लिख लो। फिर वो चीज़ जो आप रिवीजन करोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जब प्रिंट आउट निकालोगे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करोगे कि मैम ने कौन सा क्वेश्चन बताया था और उसका आंसर मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी, आप सभी खुद देंगे कि आपका जो है ना नॉर्थन इंडिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सोइल रिस्पेक्टिवली। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग पुराने और नए जलोढ़ मिट्टी के लिए किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों का नाम कि पुराने वाले को बांगर और नए वाले को खादर कहते हैं। और यह खादर जो मिट्टी होती है वो बांगर के मुकाबले में ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना मिट्टी हर बार बदलता रहता है। जो मतलब जहाँ पे बाढ़ हर साल आती है ना, वहाँ पर मिट्टियाँ बदलती हैं, लेकिन वो अपनी नदियों के साथ निक्षेप लाती है, उससे वो मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। जबकि बांगर वो वाला एरिया है जो मतलब शुरू में बना तो था डेफिनेटली उसी से, लेकिन अब वो ऊंचाई पे हो गया जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता है, तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और वो इसके कंपेरेटिवली थोड़ी कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है द सॉइल विच डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन का भी जवाब मैंने आपको किसी क्वेश्चन के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ऐसी मिट्टी जिसका जो विकसित कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक तो टेम्परेचर भी हाई होता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी मिट्टी जो है ना वो आपकी है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है, जिसके लिए हमने कहा था कि कॉफ़ी, चाय, सब इन सबका प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, लीचिंग प्रोसेस से इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड लेटेराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल को उगाने के लिए उपयुक्त होती है। तो लाल लेटेराइट मिट्टी जो है ना वो काजू के लिए बहुत फेमस है, और उसमें काजू की खेती सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट है वेयर इज ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड। अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली एमसीक्यू में भी काम आ सकता है, साथ ही साथ मैप का भी ये क्वेश्चन बनता है। काली मिट्टी इनमें से कौन से स्थानों पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है ना वो आपका महाराष्ट्र के पठार, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर आर रेड सॉइल मोस्टली फाउंड। रेड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, मतलब लाल मिट्टी किन स्थानों पर पाया जाता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लाल मिट्टी जो है ना वो डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, दक्कन का पूरा वाला पठार। दक्कन पठार आप छोटा सा मत समझना, आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखना डेक्कन प्लेट्यू इन इंडियन मैप, आपको पता चलेगा दक्कन का पठार काफ़ी बड़ा है और एक तरीके से आपके माइंड में वो चला भी जाएगा, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द लेटेराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो मतलब वहाँ के लोग भी थोड़े काले होंगे, बारिश भी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। कौन से राज्य में टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है ना, छत पर जो खेती की जाती है वो की जाती है उत्तरांचल में, वैसे भी पूरा पहाड़ी एरिया है, तो आप जो ऑप्शन से भी आपको पूरा पता चल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे क्या कारण है। जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे
अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन मतलब सालों दर साल बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है? क्योंकि हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आयोजन हुआ था इसका जून 1992 में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें बेसिकली जो है ना बहुत सारे देश, लगभग 172 के आसपास, मुझे करेक्ट तो डाटा याद नहीं है, लेकिन 170 के आसपास जो कंट्री है वो सब ने इसमें हिस्सा लिया था। ब्राज़ील में ये आयोजन हुआ, ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और जहाँ पर ये बात कही गई थी सबसे कि आप सभी देशों जो है इस बात पे ध्यान दें कि सभी लोग क्या करें, पर्यावरण संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें और सतत विकास का रास्ता अपनाएं। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भावी पीढ़ी को देखते हुए, मतलब विकास ऐसे करो जिससे भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहने चाहिए, उनके साथ हम कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। ये जो है वो आपका क्या है? सतत विकास है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के रूप में होना चाहिए? तो होना चाहिए कितना? 33% अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू। मृदा अपरदन किसकी वजह से होता है, किसके कारण से होता है? ये हमसे पूछा हुआ है। रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरीकरण, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, पशुओं द्वारा चारण और सारे फैक्टर। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ये चीज़ें जब रैपिड जितना अर्बनाइजेशन होगा तो ऑफकोर्स पेड़ तो आप काटोगे ही ना, और उससे पोल्यूशन भी बढ़ाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा गलत ही होगा इन चीज़ों से। पेड़ काटोगे तो डेफिनेटली मृदा अपरदन होगा, ओवर ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी करी हुई है, तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पर हो जाएगा। When running water cuts through clay soil and makes deep channel, they lead to। जब बहता हुआ पानी मिट्टी को काटते हुए गहरे चैनल बना लेता है, मतलब गहरी गहरी नालियाँ बना लेता है। जब पानी आता है ना बाढ़, तो कहीं कहीं पे नालों का निर्माण हो जाता है। तो वो किस टाइप का भूमि निम्नीकरण हुआ, मतलब वो किस टाइप का एक भूक्षरण है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा हुआ है, बहुत डीप क्वेश्चन है। अगर जैसे टफ पेपर बनता है तो ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस टाइप के इरोजन को कहा जाता है गुली इरोजन, अवनलिका अपरदन, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट है व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड। जब ऊपर की मिट्टी धुल जाती है, कहीं पे को मतलब किसी भी एरिया में मिट्टी है और जब ऊपर की मिट्टी पूरी धुल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शीट इरोजन। नेक्स्ट है लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अगर ऐसी भूमि जो से 5 से ज़्यादा के लिए हमने उसे खाली छोड़ दिया, बिना खेती के छोड़ दिया, तो उसे कहा जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि सॉइल कंजर्वेशन में हमारी मदद नहीं करेगा? मतलब 3 ऐसे पॉइंट है जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, हम उनकी मदद से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, लेकिन एक उसमें ऐसा है जिससे हम नहीं रोक पाएंगे। ऑप्शन है कंटूर प्लफिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, प्लफिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। आपका आंसर तो आपका ये होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों वो चीज़ें हैं जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। समूच जुताई क्या है? आपका पहाड़ क्षेत्रों में जो है इससे कृषि होती है, जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जाता है, कुछ करके करते हैं। आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग है, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलती है और हवा से मिट्टी उड़ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, एक लाइन से इन लोग पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि हवा को वो रोके। तो ये तो जो तीनों चीज़ें हैं ना, इनको आप विस्तार से अगर जानना चाहो तो जान सकते हो, बाकी स्पेशल जो है ना आपसे पूछेगा नहीं एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो बाकी होपफुली आपको जो है ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर कीजिए गाइज। और तो क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत डिफ़िकल्टी आती है जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करना होता है, तो इसलिए जो है आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी जानने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी से पढ़ रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।